हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर, सिर्फ कैपेसिटर, नो इंडक्टर नो रेजिस्टर। इस केस में करंट वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, कौन लीड और लैग करेगा, फेजर डायग्राम कैसा होगा, वेव फॉर्म कैसी होगी, सब देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। सपोज करो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी। इसको मैंने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया। यह आपको पता है V = Vm sin ओमेगा टी। सप्लाई जो होती है वो यहाँ से RMS होती है, गिवन है ये। तो RMS कैसे बनेगी, Vm/√2। अभी न्यूमेरिकल में देखा था ना हमने। न्यूमेरिकल में जब भी आ जाए हमें RMS लेना है, ठीक है। करंट I, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड V = Vm sin ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम देखें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। क्या अब होता है, Q = CV, एक फॉर्मूला होता है ना, Q = CV। तो V क्या हो जाएगा, Q/C, हाँ या ना, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट T, दोनों पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होगा। तो V = Q/C = Vm sin ओमेगा टी, ये भी ठीक है। Q निकाला जाए तो क्या आ गया, VmC sin ओमेगा टी। मुझे तो चाहिए करंट, तो डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, I = dQ/dt, d/dt of Vmc sin ओमेगा टी। Vmc बाहर, d/dt of sin ओमेगा टी, ठीक है भाई। I आ गया मेरे पास, Vmc साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ओमेगा बाहर, पता है आपको। तो I आ गया मेरे पास Vm ओमेगा C कॉस ओमेगा टी। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। कुछ भी नहीं किया हमने। कैपेसिटर के लिए Q = CV, वहाँ पे LdI/dt सोल्व किया। वहाँ इंटीग्रेशन था क्योंकि DI आया था, यहाँ पे Q है तो डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, इसके बाद देखा जाए तो भाई देखो, I = Vm, ओमेगा C को मैं क्या 1/ωc कर सकता हूँ। कोस को क्या ले सकता हूँ, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी लूँगा यहाँ पे, क्योंकि पीछे कोई माइनस नहीं है, इसलिए इसको रिवर्स करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Vm = 1/ωc को नाम दिया XC साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। पहले इसको मैं लिख देता हूँ Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, V = Vm sin ओमेगा टी, याद हो तो, ठीक है ना, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है इसमें, ओमेगा टी, इसमें ओमेगा टी प्लस पाई ज़्यादा है। I लीड्स V बाई अ फेज ऑफ π/2, मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब I अगर इधर है तो I लीड कर रहा है, V नीचे होना चाहिए, और अगर I ऊपर है तो V इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जर्नली हम ऐसा यूज करेंगे, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ हमने यहाँ पे क्या माना, 1/ωc XC, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर,
ठीक है, ये बोलना थोड़ा गलत होगा, इसको बोलेंगे अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है V/I, पर यहाँ पे तो हमारे पास XL है, ठीक है ना, तो नॉट रेजिस्टेंस, XC इज नॉट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर है, ठीक है, ओके। इसलिए अगर हम एक ग्राफ देखें XC और फ्रिक्वेंसी या ओमेगा में, तो देखो XC क्या होती है 1/ωc 1/2π/c, इन्वर्सली है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ में आ गई बात, इस टाइप से ग्राफ आएगा, क्लियर, ओके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो फॉर AC न्यू इज नॉट 0, चल जाएगा, फॉर DC की फ्रीक्वेंसी 0 है, तो XC क्या होगा, DC के लिए XC क्या होगा 1/ωc, तो ओमेगा तो 0 है ना, अरे 2π न्यू 0 है, इन्फिनिटी, तो DC के लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर DC, मतलब अ कैपेसिटर ब्लॉक DC, एक कैपेसिटर जो होता है वो DC को ब्लॉक करता है, DC को जाने से रोकता है, ठीक है ना, और AC को पास करता है, ठीक है, देखो इतनी बात समझ में आ गई। फॉर AC XC इक्वल टू 1/2π/c, ठीक है, न्यू अगर हाई है तो XC कम है, और XC कम है तो करंट ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है, तो एक कैपेसिटर पासेज हाई फ्रीक्वेंसी AC को पास करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो ये तो बात थी बेटा कैपेसिटर के लिए। अब इंडक्टर की ओर देख लेते हैं एक बार, AC DC का क्या फर्क पड़ता है। फॉर इंडक्टर के लिए क्या होता है, XL इक्वल टू ωL 2π/μL, फॉर DC न्यू जीरो तो XL 0, ठीक है, तो N इंडक्टर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस फॉर DC, इट पासेज, एक इंडक्टर जो होता है वो DC के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, सीधा पास कर देता है उसको, ठीक है। फॉर AC फ्रीक्वेंसी नॉट 0, तो XL इक्वल टू 2π/μL, तो एज न्यू हाई या फॉर हाई फ्रीक्वेंसी XL भी हाई, ठीक है, तो इंडक्टर ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस या हाई अपोजिशन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी AC, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इंडक्टर, DC के लिए कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। बेसिक बातें इंपॉर्टेंट आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ओके। अब देखते हैं फेजर डायग्राम कैसे होता है, क्या होता है। देखो ये हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया VM मैक्सिमम वोल्टेज, कितने एंगल पे, ωt पे, क्लियर। इसका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे आया, तो ये ऐसे ले लिया, ये क्या देगा, V इक्वल टू VM साइन ωt। अब करंट लीड कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना, कितने एंगल से लीड कर रहा है, π/2 90, ठीक है ना, ये I हो गया, तो I का प्रोजेक्शन ऐसे, तो I इक्वल टू IM साइन ωt प्लस π/2, ठीक है।
बात समझ में आ गई, ये 90 से लीड करता है। क्लियर, ये था फेजर डायग्राम्स, क्लियर है। अब वेव फॉर्म देखो, आई और वी, तो वी तो हमने ऐसे ही बनाना है, ठीक है भाई, 0, तो ठीक है, ये हो गया वोल्टेज। अब करंट लीड कर रहा है, लीड कर रहा है तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसे मतलब ये जब मैक्सिमम है तो ये 0 है, ये जब 0 है तो ये मैक्सिमम है, और ये जब मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम, तो ये 0 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात। ये क्या है, करंट। तो वेव फॉर्म ऐसे बनेगी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, V = IXC, ठीक है, फॉर कैपेसिटर। इंडक्टर का पीछे पड़ा था V = IXL। अब ये एवरेज है तो एवरेज, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, RMS है तो RMS, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, देखिए। सपोज करो आपको एक कैपेसिटर दे दिया, साथ में AC सोर्स लगा दिया, कैपेसिटेंस दे दिया मान लो आपको 10 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज दे दिया आपको 50√2 sin 100πt, ठीक है। इफ करंट इज 2 एम्पियर, सी दिया हुआ है तो करंट निकाल लेते हैं। फाइंड RMS करंट। क्या करें, सबसे पहली बात XC निकालना पड़ेगा। XC क्या होता है, 1/ωc, 1/2π/c। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो XC क्या है, 1/ω। यहाँ कंपेयर करो, V = Vm sin ωt, ठीक है। तो ओमेगा कितना है, 100π। ओमेगा कितना है, 100π। C कितना है, 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 माइक्रो -6, तो XC कितना हो गया, 10⁻6 ऊपर जाके प्लस का हो गया, 100,000 पाई 22/7, ठीक है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो यह आ गया 1000 डिवाइड बाई 22/7, 7 ऊपर, तो XC मेरे पास आ गया 7000/22, ठीक है। इसको ऐसे रख लेते हैं, ये आ गया। Vm कितना दिया हुआ है, Vm दिया हुआ है 50√2। VRMS क्या बनेगा, Vm/√2, तो 50√2/√2 50 वोल्ट। तो IRMS क्या आ गया, IRMS आ गया VRMS/XC। VRMS 50, ये कितना है 7000/22। बात समझ में आई। तो IRMS क्या आ गया आपके पास, 22×110, 0 7000, 2 0 कैंसिल, 11/70, तो 0.1, 70 एकम 70, 40, 0.5 एम्पियर के आसपास। क्या मेरी बात समझ में आई। IRMS निकालना है तो VRMS लेना पड़ेगा, मैंने बहुत बार बोला है आपको। तो Vmax दिया हुआ है वो बना लो, Vm/√2, ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा। इस टाइप सवाल आ जाए हम लोग कर लेंगे। ऐसे ही और सवाल आ जाए, देखो करंट दे दें, कैपेसिटेंस निकालनी आ जाए। ये आपको एक कैपेसिटर दे दिया, या AC सोर्स लगा दिया, ये दे दिया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, C दे दिया, करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, फाइंड C। अब क्या करें, ये दिया हुआ है तो VRMS दिया हुआ है, मैंने पहले भी बोला आपको, ठीक है ना, और फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा आ जाएगा, तो 2 × π × 50 100π। बात समझ में आ गई, ठीक है। I दिया हुआ है तो IRMS है, ये कुछ नहीं दिया हो तो ये मान लो, तो VRMS = IRMS XC,
V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पे आई XC हो जाएगा। तो VRMS कितना आ गया 220, I कितना हुआ 2 और XC निकालना है। तो XC कितना हो गया 110। XC क्या फॉर्मूला क्या है 1/ω/c। 1/ω कितना है 100πc 110, ठीक है। तो C को तो ले जाओ ऊपर, इसको ले जाओ नीचे, तो 110 गुणा में 100 पाई, बोलो 1 2 3 0, 3 0 इसका मतलब 10 की पावर -3 ऊपर 11 पाई। C सोल्व कर लो इसको, C आ गया 10⁻³ डिवाइड बाई 11, 3.14, 3.1 ले लो, तो ये आ गया 10⁻³ 33 पॉइंट, ये आ गया, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखो, पहले पॉइंट को हटा दो 10, एक काम करते हैं ऊपर 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दो तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2। अब ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई पाई क्या होता है 3.14, ठीक है, और 1000 से डिवाइड -5 हो जाएगा, तो ये आएगा 3.42 48 3.1 10⁻⁻5 फैरेड कैपेसिटेंस आ गया मेरे पास। बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, V इक्वल टू आई आर और VRMS का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, आप सोल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं यहाँ पे वो देखो, देखिए मान लो आपको एक कैपेसिटर दे दिया, एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पे एक AC सोर्स लगा दिया, ठीक है। ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अंदर डाल दिया के, और ये ग्लो कर रहा है। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड in capacitor plates, what is the change in brightness of bulb? ठीक है, पार्ट फर्स्ट। Also find if frequency of source is increased। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो सबसे पहली बात क्या है C, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट A/d। अरे बोलो पता है, जब स्लैब डाल देंगे तो क्या हो जाएगा मीडियम आ जाएगा के, बोलो तो Cm क्या आ जाएगा K टाइम्स, तो C इंक्रीजेज, ठीक है। XC क्या होती है 1/ω/c, तो C बढ़ेगा तो XC घटेगा, XC घटेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, XC घटेगा, XC घटेगा, करंट बढ़ेगा, ठीक है। पार्ट बी क्या कहता है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो देखो मेरे पास सोर्स के लिए XC का फॉर्मूला क्या होता है 1/2π/c। तो न्यू अगर बढ़ रहा है तो XC घट रहा है, XC घट रहा है तो करंट बढ़ रहा है, यहाँ भी ब्राइटनेस इंक्रीजेज, क्योंकि करंट बढ़ेगा तो ब्राइटनेस बढ़ेगी। तो क्या इस टाइप से सवाल आ जाए हम लोग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं इस टाइप से और हम चेक कर सकते हैं किसमें क्या करना है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक सवाल थे। AC सर्किट में हमने कैपेसिटर जोड़ा, इंडक्टर जोड़ा, रजिस्टर जोड़ा और उसके ऊपर बेसिक सवाल NCERT के अनसॉल्व क्वेश्चन की स्टार्टिंग देख सकते हैं आप, किसी बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे RL सर्किट, RC सर्किट,
LRC सर्किट, सीरीज LCR, उसका रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे टॉपिक हैं। आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।